नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस के जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 150 तक का जो वीडियो है वो आपको चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो टॉप 50 का प्लेलिस्ट चल रहा है। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आप कह सकते हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी पीएससी का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, है ना, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेली आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है, कोरोमंडल, मालाबार, नॉर्दर्न सरकार या कोंकण कोस्ट। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 152। बैरन द्वीप अवस्थित है। क्वेश्चन है आपका कि बैरन द्वीप इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मेडिटेरेनियन सी में या फिर चाइना सी। आप इसे साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा बे ऑफ बंगाल। जो आपका बैरन द्वीप है ये आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 हमारा, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, मतलब खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रण में या कच्छ के रण में। तो फ्रेंड्स, का सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर जो है वह है आपका रन ऑफ कच्छ। ठीक है, जो कोरी क्रीक है ये आपका रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। आप सभी लोग यूपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा 4th, है ना। 4था स्थान है एरिया वाइज यूपी का सारे स्टेट्स में। नंबर 155। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट कॉमन विद महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा बिहार। जो छत्तीसगढ़ की सीमा है ये आपकी बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। आपको मैप याद होगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है फ्रेंड्स? तो इसकी सीमा आपकी लगती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा है और यहाँ पर है झारखंड। तो छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के ऊपर है बिहार, तो छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वो कहीं पे भी बिहार को टच नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 156। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? 4 ऑप्शन है, लेह, कच्छ, इसको आप कच्छ कर लीजिएगा, है ना, जैसलमेर या बाड़मेर। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा कच्छ, है ना। अगर ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कौन सा है? कच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 157। अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। देखिए, यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी पूछी जा रही है जो कॉन्केव लेंस के द्वारा बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा। तो वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। तो फ्रेंड, जो अवतल लेंस होता है, कॉन्केव मिरर होता है, सॉरी कॉन्केव लेंस जो होता है वो आपका हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब आभासी और सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पहले ही पूछा चुका है। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा फ्रेंड्स कि एक विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। तो 4 ऑप्शन है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 एंड विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में आप कह सकते हैं कोबाल्ट पाया जाता है
और अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता है तो भी आप ये आंसर ईजी वे में टिक कर सकते हैं। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका साइनोकोबालामिन, है ना, कोबालामिन। तो कोबाला जो है ये आपका कोबाल्ट को ही डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। आंसू गैस के घटकों में से एक है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो इथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रीन, है ना। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा क्लोरोपिक्रीन। जो क्लोरोपिक्रीन होता है आप कह सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टीयर गैस का, आंसू गैस का। इसका यूज़ जनरली वॉरफेयर जो होता है, वॉर्स में इसका यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल वेपन की तरह, ठीक है। तो आंसू गैस या जो टीयर गैस होता है, हालांकि ये प्रोहिबिटेड, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार इसका यूज़ किया गया है अतीत में जो वॉर्स हुई हैं उनमें, ठीक है, क्लोरोपिक्रीन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 160। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ। तो हमें पता है कि सेल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो फ्रेंड जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक में आप देखेंगे जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसमें जो मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली का, वो आपका फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन थे आपके पास, फॉस्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन, है ना, फॉस्फोप्रोटीन या विटामिन। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, लेकिन अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो फॉस्फोलिपिड इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल, या पावर हाउस भी कह सकते हैं। चार ऑप्शन था, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, ठीक है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। लाइसोसोम को ध्यान रखिएगा सुसाइड पैकेट कहा जाता है या फिर आत्महत्या की झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162 आपका सिरका का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? चार ऑप्शन थे, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पेरुविक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो फ्रेंड जो सिरका होता है ना वो एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज होती है किसमें? तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस, इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब अंतर्ग्रहण और अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, इनमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ध्यान रखिएगा जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन, है ना, इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? द हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रवाहकत्व, कंडक्शन, कन्वेक्शन, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, या संवहन, संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं एडवेक्शन। तो इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसे हम लोग एडवेक्शन के नाम से जानते हैं। संवहन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 165 है आपका, शोर को मापा जाता है, नॉइस इज मेजर्ड इन वॉट, रेम, सेंट्रीगेट एंड डेसिबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, साउंड को या शोर को आप डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, वे वस्तुओं को अंधेरे में देख सकते हैं, दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस। कमजोर पैर हैं, शिकारियों द्वारा हमले की संभावना है, वीक लेग्स एंड आर लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रेडेटर्स। प्रकाश की चमक उत्पन्न करते हैं, जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ध्यान रखिए फ्रेंड जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? बिकॉज दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा डी। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 20 हर्ट्ज से लेकर के जो 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है ना, आप कह सकते हैं कि इसे हम सुन सकते हैं, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है या साउंड की। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होता है ना, जिस साउंड की या जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसे हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सुन सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको एलिफेंट या फिर व्हेल, है ना, जो व्हेल मछली होती है, एक मैमल होता है, ध्यान रखिएगा ये व्हेल। तो एलिफेंट या व्हेल ये जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं इनको सुन सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड्स कहाँ से निकलते हैं? तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये जनरली इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की हम बात करें तो उन्हें बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और ये कौन सुन सकता है? तो ध्यान रखिएगा जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं ये आपके जो बैट्स होते हैं, है ना, बैट्स, चमगादड़, ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं और इसीलिए अंधेरे में उड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो
कई बार कहा जाता है कि डॉग्स एंड कैट्स होती हैं, ये भी आपके अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 167, नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? द आर्ट ऑफ द साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। तो चार ऑप्शन थे, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामी, ग्रामेट्री एंड मैपिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैप या नक्शा बनाने की जो कला होती है उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर, क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, मैटर बिकम रेडियो एक्टिव। एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है, मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक धातु चालकता खो देता है, अ मेटल लूजेस कंडक्टिविटी। धातु का रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द मेटल अकर्स, है ना, या आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल अकर्स। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा अ मेटल लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, इट कन्वर्टेड इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर क्यूरी पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उससे ऊपर का तापमान चला जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक मेटल जो होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन क्या है 169, एक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक, अच्छा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो आप सभी को पता है यूरेनियम 235 है ना, ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। तो यूरेनियम 235 जो होता है वो एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं रिलायबल होता है। क्वेश्चन नंबर 170 आपका, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट एट द पोल्स, is greater than that at the poles, is equal to at that poles and it doesn't depend on the centripetal acceleration। मतलब ध्रुवों पर उससे कम है, ध्रुवों पर उससे ज़्यादा है, ध्रुवों पर इसके बराबर, और पृथ्वी के अभिकेंद्रित त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो अर्थ है हमारा, है ना, वो पोल्स पे चपटा है और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है। बल्ज का मतलब उभरा हुआ है। तो पोल्स पे चपटा होने के कारण सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। वहीं पर इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पर बल्ज होने के कारण जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है इक्वेटर की, ये ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पोल्स पे जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर से कम होती है। अब आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण, है ना, आपको पता है G m1m2/r², ये फॉर्मूला होता है ना, G m1m2/r²। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पोल्स पे डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इज लेस देन दैट एट द पोल्स, मतलब ध्रुवों से कम होता है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों से कम होता है। अगला क्वेश्चन, इक्वेटर पर जो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा पोल्स के कंपैरिजन में कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर आप कह लीजिए कि जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो उसके बाहर के ऑर्बिट्स होते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ना, तो इसलिए जो न्यूक्लियॉन होते हैं केवल दो होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन जो होता है ये आपका न्यूक्लियॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एंटी मैटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, पॉजिट्रॉन। हालांकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं पता है क्यों इंक्लूड, ये प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है, पहले पूछा चुका है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए अगर नियरेस्ट पॉसिबल आंसर में पूछा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स नहीं होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन तो कतई नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये आपका मोस्ट फेवरेबल है, ये आप कह सकते हैं नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो 171 का हो जाएगा डी। 172 पे आ जाइए, लेड पेंसिल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। आप सभी को पता है ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। चार ऑप्शन थे, ग्रेफाइट, लेड, कार्बन, माइका। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, प्यूटिटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। ये प्यूटिटरी जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? एट द बेस ऑफ द हार्ट, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब दिल के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन पे, या फिर पेट पे, एट द एब्डोमेन। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन होता है उसके बेस में ही आप कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ध्यान रखिएगा, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आप कह सकते हैं हार्मोन जो जनरेट करते हैं ग्लैंड्स, उनको ये कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एट द बेस ऑफ द ब्रेन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, लार के पाचन में मदद करता है, द सलीवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो सलीवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ध्यान रखिए 4 ऑप्शन है, फैट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो सलीवा जो है ना, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग एमाइलेज बोलते हैं। तो जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को तोड़ता है शुगर में, है ना। जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, और ये एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? सलीवा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोडक्ट या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट्स। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन थे, तरल हाइड्रोजन, तरल नाइट्रोजन, तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन। मतलब तरल का मतलब है लिक्विड, है ना। तो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन। तीसरा ऑप्शन था आपको कि लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप प्रोडक्ट या फिर रॉकेट में फ्यूल के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? उसको मिलाने से क्या मदद मिलता है? द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन। 4 ऑप्शन थे, सीमेंट की ताकत बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की तेजी से सेटिंग करता है, रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की तेजी से सेटिंग को रोकता है, प्रिवेंटिंग द रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। और सीमेंट की कीमत में कमी करता है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द सीमेंट। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिप्सम को क्यों मिलाते हैं सीमेंट में? क्योंकि ऐसा होता है कि जब सीमेंट से काम किया जाता है तो सीमेंट की प्रॉपर्टी बहुत तेज सेट होने की है ना। तो अगर हम जिप्सम उसमें मिला देते हैं तो उसकी जो सेटिंग होती है वो डिले हो जाती है। ठीक है, तो सेटिंग को डिले करने से क्या होता है कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसके साथ काम करने का, है ना। तो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका कि सीमेंट की तेजी से सेटिंग को रोकता है, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 177, सफ़ेद फेफड़े की बीमारी किसके श्रमिकों में प्रचलित है? मतलब व्हाइट लंग डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग या कीटनाशक उद्योग। तो फ्रेंड्स सफ़ेद फेफड़ा की जो बीमारी होती है या व्हाइट लंग डिजीज भी इसे कहा जाता है, व्हाइट लंग डिजीज, इसका एक और नाम है, नाम याद कर लीजिएगा, एस्बेस्टोसिस, है ना। एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोसिस होता है इसी को हम लोग व्हाइट लंग डिजीज बोलते हैं। और ये बेसिकली उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है, उन इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स में प्रेवलेंट है जहाँ पर एस्बेस्टस फाइबर बहुत ज़्यादा निकलता है ना। तो एस्बेस्टस फाइबर लेने से, सांस के माध्यम से, ये आपका एस्बेस्टोसिस हो जाता है, इसी को व्हाइट लंग डिजीज बोला जाता है। और ये एस्बेस्टस का यूज़ तो पेपर इंडस्ट्री में भी होता है और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है आपका पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। ठीक है, पेस्टिसाइड्स बनाने में, कीटनाशक उद्योग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, ऑटोमोबाइल्स निकास के घटक जो कैंसर के कारण बनते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर इज आर। तो 4 ऑप्शन थे आपके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा ऑप्शन था आपका लेड। तो ध्यान रखिएगा जो लेड होता है ये कहीं ना कहीं कैंसर का एक कारण बन जाता है, जो कि कहाँ से निकलता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सर फेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। कोई डिस्कशन नहीं करना है इसमें, एडवर्ड जेनर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रेड्डी, बीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो फ्रेंड जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, ये आपका जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था तो उसमें इसने बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। होम रूल मूवमेंट आपका बाद में चला था, लेकिन उससे पहले ही इसका स्थापना किसने किया था? जीके गोखले ने, है ना। 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हो रहा था उसी टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीके गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टोल्स्टॉय। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय के जो लेखनी थी उससे ज़्यादा महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज विष्णुगुप्त, उपागुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ। तो फ्रेंड्स बृहद्रथ तो आपका लास्ट मौर्यन किंग था, तो ये तो इरेलेवेंट है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपागुप्त। उपागुप्त ने अशोक को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया था बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? विच गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, बेंटिक या कर्जन? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, इसको विलय की नीति भी कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी है ना, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। उसके बाद इसको बोलते थे घेरे की नीति, घेरे की नीति, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। इसके बाद एक सहायक संधि की नीति आई है ना, सहायक संधि की नीति या पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये आपका किसका था? लॉर्ड वेलेजली का। उसी तरह जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, डलहौजी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। तो फ्रेंड्स का सही चार ऑप्शन थे, कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। तो सेल्यूकस निकेटर तो कमांडर था किसका? अलेक्जेंडर का, है ना। जब अलेक्जेंडर आया था आक्रमण करने तो सेल्यूकस निकेटर को वहीं पर छोड़ के चला गया था वेस्टर्न पार्ट में, और वहां पर इसने एक सेल्यूसिड एम्पायर बना लिया था। तो वो तो अलग चीज हो गई। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। ठीक है, और मेगास्थनीज की जो फाइंडिंग्स थी या जो उनका अनुभव था उसको मेगास्थनीज ने किस में लिखा था? तो वो लिखा था इंडिका में। ठीक है, इंडिका में, मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका, वहां पर उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं जो मॉडर्न किंग्स है उनके बारे में लिखा था। वेदों की ओर वापस, है ना, गो बैक टू वेदास, बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन थे आपके स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष या राजा राम मोहन राय। सही जवाब होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द इंडिया बिकॉज उन्हें लगा कि यह एक चश्मदीद, ये दे फील दैट दे वर, मतलब इट वाज ओनली एन आइश वॉल। उसके बाद उन्हें लगा कि द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर बायास्ड अगेंस्ट इंडिया। आयोग के सदस्य भारत के खिलाफ पक्षपाती रहे थे। यह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता है, डिडंट मीट द डिमांड्स ऑफ इंडियंस। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए साइमन कमीशन का मेनली विरोध क्यों हुआ था, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर होगा क्योंकि जो कमीशन था उसके सारे जो मेंबर थे, 7 मेंबर कमीशन था, 7 मेंबर कमीशन, सारे ही इंग्लिश थे। ठीक है, सारे ही ब्रिटिश आप कह सकते हैं, तो उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। तो अगर इंडियंस नहीं है तो इंडिया की प्रॉब्लम को कैसे समझ सकता है, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आ गया था, 1927 में इसको अपॉइंट किया गया था, 1928 में इंडिया गया था, और 1928 में ही इसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1909, 35, 1919 से 1945। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा 1919, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपका आया था, इसने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ 1919 से हुआ था। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो आप सभी को पता है जो यंग इंडिया है वो किसका न्यूज़पेपर था? ये आपका महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर था। उसी में अगर हम बोलें न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया था आपका एनी बेसेंट का, याद रखिएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था और यंग इंडिया महात्मा गांधी का। एनी बेसेंट की एक और पत्रिका थी जिसको कॉमन व्हील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कॉमन व्हील, तो ये आपकी एनी बेसेंट की पत्रिका थी। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो फ्रेंड्स से 4 ऑप्शन थे आपके पास, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। तो अंबेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, है ना, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। शिलालेखों लेखों में किस राजा को देवनाम पियदासी के या देवताओं का प्रिय कहा गया है? विच किंग इज रेफर्ड टू एज देवानाम पियदासी, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स इन द इंस्क्रिप्शंस? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अशोका, है ना। अशोका का ही दूसरा नाम आप कह सकते हैं देवानाम पियदासी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया था? द अशोकन एडिक्ट्स वर डिसिफर्ड फर्स्ट बाय जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में आया है। तो जेम्स प्रिंसेप इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 11% लोगों ने गलत जवाब दिया है, सर विलियम जोन्स, इसीलिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया था, है ना, कि इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी क्यों गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। आर्यों के आर्कटिक ग्रह सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? हु फेवर्ड द आर्कटिक होम थ्योरी ऑफ आर्यंस? तो इसका ऑप्शन था पार गिटर,
AC दास, BG तिलक या जैकोबी? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। इन्हीं की थ्योरी थी द आर्कटिक होम थ्योरी ऑफ आयरन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, सुंदरवन में जंगलों को क्या कहा जाता है? द फॉरेस्ट इन सुंदरबन। सुंदरबन के जो जंगल है फ्रेंड्स बेसिकली वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन थे आपके पास, स्क्रब जंगल, डिसीडियस फॉरेस्ट, टुंड्रा वन या फिर मैंग्रोव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, रिवर इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिंदुकुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज या कैलाश रेंज? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश पर्वत से आपकी इंडस रिवर निकलती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। जो क्षोभ मंडल है ये सबसे पहली परत होती है एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपके वायुमंडल की परतें थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113, स्तनधारियों में श्वसन कहाँ से होता है? रेस्पिरेशन इन मैमल, तो आप कह सकते हैं लंग्स के द्वारा, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, कोलम, स्किन, लंग्स या फिर विंड पाइप। तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा या लंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 72, 74, 76 या फिर 68? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा आर्टिकल 76। जो आर्टिकल 76 है इट इज नथिंग बट द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, मौलिक कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब संविधान में शामिल किया गया? द फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं ये आपका इंक्लूड किया गया था 1976 में, है ना। 1976 में क्या हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? मतलब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्टिकल 18, सॉरी आर्टिकल 17, आई एम सो सॉरी, है ना। आर्टिकल 18 आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल आपका आर्टिकल 18 और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17, ठीक है। बाकी आपका आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 है आपका राइट टू इक्वलिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सॉरी आर्टिकल 15 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। कभी कभी हो जाता है यार बोलने में, मतलब ह्यूमन एरर ये हो जाते हैं, आप इसको माइंड मत करना। तो एक बार फिर से मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ आप लोग को। आर्टिकल 17 है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, और आर्टिकल 15 है आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 199, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट नाथुला लोकेटेड? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सिक्किम, है ना। जो नाथुला आपका पास है वो सिक्किम में मौजूद है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स इसको हम लोग इगेलिटेरियन सोसाइटी भी कह सकते हैं ना। इगेलिटेरियन सोसाइटी या फिर जो कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट है इसकी जो अवधारणा है आपका डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।